हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो ये है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय जो था उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये नोट्स हैं, जो चैप्टर होता है बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए हम इसके नोट्स पढ़ेंगे क्योंकि जितना भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सबके सब नोट्स में मिल जाते हैं हमें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। यहाँ पे निकाला आएगा एक लाइन और, ठीक है। निकाला गया मतलब कि जो भारत का जो अभिलेख था विज्ञान में उल्लेखनीय है। 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। मतलब उसे पढ़ने का क्या तरीका था वो सब पता करा था और किस तरह पढ़ना है वो फाइंड आउट किया था। आगे हम देखते हैं, अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक, यहाँ पे अशोक कैसे लिखा जाएगा, अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो मतलब कि जो अभिलेख और बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार क्या था कि अशोक जो था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। मतलब मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त ने। आगे दिया है, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल। राज्यों, नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास आदि। मतलब जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। वहाँ पे राज्य, नगरों का विकास हुआ था, लोहे का प्रयोग बढ़ने लग गया था और सिक्कों का विकास भी हो गया था। आगे हम देखते हैं, दिया हुआ है कि जैन तथा बौद्ध सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल। मतलब कि उस काल में क्या था, जैन और बौद्ध दोनों विचारधाराएँ आई थी, दोनों धर्म आए थे और भी बहुत सी विचारधाराएँ और धर्म आए थे उसी काल में। आगे दिया है, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख है, इसी काल में पाया जाता है, जैसे कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे प्रमुख महाजनपद थे। आगे दिया है, शासन व्यवस्था जो थी, महाजनपदों पर राजाओं, गढ़ संघों अथवा कई लोगों का समूह का शासन था। मतलब कि जो महाजनपद थे उन पे राजाओं, गढ़ संघों और कई लोगों का भी शासन होता था। आगे दिया है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था, क्योंकि वहाँ पे जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, लोहे की खदानें भी वहीं थी, नदियों द्वारा यातायात भी वहाँ पे होता था और आवागमन भी होता था, योग्य शासक भी था वहाँ पे, इसलिए जो मगध था, मगध महाजनपद, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद माना गया है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो थे वो कहाँ से मिले हमें, तो वो मिले हैं मेगास्थनीज के विवरण से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। उस बुक का नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें राजनीति का वर्णन किया गया है। आगे जैन तथा बौद्ध पौराणिक ग्रंथ, मतलब जैन और बौद्ध के जो पौराणिक ग्रंथ थे और जो अभिलेख थे, जो सिक्के थे, उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली है। आगे दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी यहाँ तक फैला हुआ था। मतलब जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कहाँ तक फैला था, तो पाटलिपुत्र में था और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी में फैला हुआ था। आगे दिया, मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख। मतलब कि जो मेगास्थनीज थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने उसमें 1 समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। आगे दिए, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खानपान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का, रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन। मतलब तो ये जो समिति और उपसमितियाँ थी उनका काम था कि जो नौसेनाएं जो युद्ध के लिए तैयार की जाती है उस नौसेना का यातायात देखें कि किस तरह से उनके आने जाने का जो साधन है वो ठीक है या नहीं ठीक है, उसका व्यवस्था करें और खान पान का भी ख्याल रखें, पैदल सैनिकों का भी ख्याल रखें, अश्वारोहियों का मतलब जो घोड़े पे सवार होते थे उनका भी, और जो रथ पे रहते थे उनका भी, और हाथियों का संचालन करते थे उनका भी ख्याल रखें। तो इसीलिए ये
समिति और उप समितियों का गठन किया गया था। आगे दिया है दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांडे थे। मतलब दक्षिण में किसने किसने शासन किया था, वो कहता है चोल, चेर और पांडे ने। इनके इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है वो प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन संगम ग्रंथ यहाँ से मिलता है। मतलब जो प्राचीन संगम ग्रंथ है वहाँ से जो चोल, चेर और पांडे राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे दिया है उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। मतलब जो राजा थे वो देवी देवताओं के साथ जुड़ते थे उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए। कुषाण शासकों ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। मतलब कि जो शासक थे, जो राजा थे, तो वो क्या करते थे, अपनी मूर्ति बनवा लेते थे और अपने आप को ही भगवान के समान मानते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। जो 4वीं शताब्दी ईस्वी थी उसमें गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। सामंतवाद का उदय भी उसी में हुआ था, संभवतः इसी काल में माना जाता है। जो सामंतवाद था वो भी इसी काल में हुआ था। आगे हम देखते हैं कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साधन अभिलेख, सिक्के और साहित्य प्रस्तियाँ। उदाहरण हरिशेन की प्रयाग प्रस्ति समुद्रगुप्त हेतु। मतलब जो गुप्तकालीन जो गुप्त काल था उसका जो उल्लेख है इतिहास में वो कहाँ है, तो वो है अभिलेख में, सिक्के और साहित्य में, और प्रस्तियाँ और हरिशेन की प्रयाग प्रस्ति आदि में है। आगे है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग होने लगा था। मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से क्या हुआ था, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग होने लगा था ताकि जो कृषि है उसमें उन्नति की जा सके। आगे दिया हुआ है द्वितीय शताब्दी के कई नगरों के छोटे नेक्स्ट दिया हुआ है द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि। मतलब कि जो छोटे दानाकार जो अभिलेख हैं, छोटे छोटे जो अभिलेख थे वहाँ से इन सब व्यवसायों की भी जानकारी मिली है। आगे दिया हुआ है कि उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। मतलब वहाँ पे ये भी बताया गया है कि उस काल में उत्पादक भी थे और व्यापारी भी थे। मतलब जो बनाते थे और जो बेचते थे वो उनका भी उल्लेख वहाँ पे मिला है। और आगे दिया श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। मतलब जो लोग थे पहले वो जिनको बनाना आता था, जो उत्पादन करते थे, वो पहले कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेच देते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला था। मतलब ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें क्या था, उपमहाद्वीप में जो नदी थी और भूमार्ग थे वो थे बहुत अलग अलग जगह, बहुत जगह पर उनका जो भूजाल था वो काफ़ी जगह पे फैला हुआ था। जैसे कि अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका में भी और पश्चिम एशिया तक, और बंगाल की खाड़ी से चीन और पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। आगे दिया है कि गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। मतलब जो गुप्त काल था उसके लास्ट में क्या हुआ था, जब वो समाप्त होने लगा था तो आर्थिक गिरावट आ गई थी। आगे दिया है अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त। मतलब जो अभिलेख थे, जो साक्ष्य थे इतिहास के प्रमुख स्रोत, उसमें से जो राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती थी, और वहाँ तब की भाषा क्या थी और उनके राजाओं के नाम क्या थे, उनकी तिथि, मतलब कब वो सिंहासन पे बैठते थे, कब पैदा होते थे, कब मरते थे, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। आगे दिया हुआ है प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। मतलब जो प्रस्तर मूर्तियाँ थी वो मौर्यकालीन समय की अद्भुत कला थी जो कि मौर्य साम्राज्य की पहचान माना जाता है जिन्हें। आगे हम देखते हैं कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। मतलब जो कुषाण शासक थे उन्होंने खुद को देवताओं के समान माना, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। मतलब उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र भी लगाया। संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्णपुत्र कहते थे। मतलब कि ऐसा लगता है कि वो चीन के जो शासक थे उनसे भी प्रेरित थे, क्योंकि जो चीन के शासक थे वो अपने आप को स्वर्णपुत्र कहते थे।
आगे दिया है साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में दिए गए विचारों का वर्णन जातक तथा पंचतंत्र जैसे पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में मिलता है। मतलब जो जातक और जो पंचतंत्र की कथाएं हैं उसमें जो साधारण जनता के मन में जो राजाओं के बारे में विचार थे उनके बारे में हमें पता चलता है। और इन पंचतंत्र और जातक की जो भाषा है वो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे दिया तमिल संगम साहित्य में ग्रामीण समाज में विभिन्नताओं का उल्लेख है। वर्गों की यह भिन्नता भूमि के स्वामित्व, भ्रम और नई प्रौद्योगिकी के उद्योग पर आधारित थी। मतलब जो तमिल संगम साहित्य थे उसमें क्या था, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं थी अलग अलग। मतलब जो ग्रामीण समाज था उसमें अलग अलग भिन्नताएं थी। तो वो इसलिए था क्योंकि जो भूमि के स्वामित्व कुछ थे, भूमि के स्वामित्व, भ्रम और नई प्रौद्योगिकी वगैरह के आधार पर ये भिन्नताएं पाई गई थी। नेक्स्ट 6वीं शताब्दी में व्यापार का माध्यम सिक्का था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। मतलब 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो व्यापार होता था वो सिक्कों द्वारा होता था और जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। आगे दिया हुआ है ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों के उल्लेखों में भूमिदान का उल्लेख। मतलब कि जो वहाँ पहले क्या था, भूमिदान भी किया जाता था और भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे। मतलब जो भूमिदान में दी जाती थी तो वो ब्राह्मणों को दी जाती थी या फिर धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी। महिलाओं का संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था किंतु प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी। मतलब जो महिलाएं थी उनका संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन जो प्रभावती गुप्त थी वो भूमि की स्वामी थी और उन्हें भूमिदान भी किया। उन्होंने क्या किया था, भूमिदान भी किया था। यहाँ पे उन्होंने आएगा, उन्हें की जगह, संभवतः क्योंकि वे एक रानी थी। तो जो प्रभावती थी क्योंकि वो एक रानी थी इसलिए उनको भूमि का अधिकार दिया गया था। आगे हम देखते हैं भूमिदान का प्रभाव दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व। मतलब जो भूमिदान थी, जब हम भूमिदान में दे देते तो उससे क्या होता है, जो राजनीतिक प्रभुत्व होता है वो दुर्बल होता चल जाता है क्योंकि जो हमारी भूमि होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा दान में चली जाती है। इसलिए ये बता रहे हैं कि भूमिदान जब हम करते थे उसका प्रभाव क्या होता था, तो उससे क्या होता कि दुर्बल होता हुआ राजनीतिक प्रभुत्व, मतलब जो राजनीतिक प्रभुत्व था वो दुर्बल होने लगता था। आगे दिया हुआ है उल्लेखीय साक्ष्यों की सीमाएँ अभिलेखित साक्ष्यों की सीमाएं हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए शब्दों पर का पढ़ पाना मुश्किल, समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना तथा नष्ट हो जाना, वास्तविक अर्थ ना निकल पाना, लिखने वाले की प्राथमिकताएं। अब देखिए जो अभिलेख हमें मिले हैं उसको हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हल्का लिखा हुआ है और फिर बहुत साल पुराना हो गया है इसलिए भी हल्का हो गया है और समय के साथ साथ वो नष्ट भी हो गया है और उनका जो मतलब है वो ढंग से नहीं निकल पा रहा है और फिर लिखने वाले ने उसमें क्या चीज़ कैसे लिखी है वो अभी तक समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। यहाँ पे दिए हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे कि ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके और नगरों का उदय। ये सब हुआ था हड़प्पा सभ्यता के बाद भी। ऋग्वेद के लेखन में ये सब मतलब पाया गया है कि कृषक बस्तियों का उदय हुआ था, अंतिम संस्कार के नए तरीके आए थे, नगरों का उदय भी हुआ था। आगे दिया है ऐतिहासिक स्रोत अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र आदि। मतलब कि उस काल में क्या था, ऐतिहासिक स्रोत और जो थे वो अभिलेख थे, ग्रंथ थे, सिक्के और चित्र वगैरह थे। नेक्स्ट है शोक के अभिलेख ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों में लिखे गए। यहाँ पे शोक नहीं अशोक होगा, तो जो अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, यहाँ पे अशोक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इसको राज्यों, नगरों, लोहे के प्रयोग और सिक्कों के विकास से जोड़ा गया है। इस समय बौद्ध, जैन धर्म तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, मतलब 6वीं शताब्दी को परिवर्तन का काल माना गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसको राज्यों, नगरों, लोहे के प्रयोग और सिक्कों के विकास से जोड़ा गया है कि मतलब इस काल में राज्यों का, नगरों का और लोहे के
लोहे का प्रयोग होने लगा था और सिक्कों का भी विकास हुआ था। इस समय को बौद्ध और जैन धर्म तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी माना गया कि इसमें ऐसा माना गया है कि इसी में बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था और भी बहुत सारे दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। आगे दिया है कि बौद्ध जैन धर्मों के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो बौद्ध और जैन उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें 16 महाजनपद जो थे, जिसमें से जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली है, तो उनका भी उल्लेख उसी में मिला है। देखिए यहाँ पे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल ये सब महाजनपद के नाम हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक आप इस नोट्स को पढ़िए, याद करिए, लिखिए।